मंदिर के नाम पर मोदी ने 1400 करोड़ रुपया चुराया है। मेरे पास इसके तमाम सबूत हैं। अगर मैं सिद्ध नहीं कर सका तो मुझे फांसी पर चढ़ा देना। अगर इन लोगों के भीतर इनके माँ बाप का सच्चा खून दौड़ रहा है तो मेरे सामने आए। मैं सारे सबूत रखने वाला हूं और दिखाऊंगा कि कैसे 1400 करोड़ का घोटाला मोदी ने किया है। 2 कौड़ी का चंपत राय मंदिर में बैठकर शंकराचार्यों को ज्ञान दे रहा है। इसे जूता मारकर वहां से बाहर निकालो। ये बातें मेरी नहीं है, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे ने कही है। इसके अलावा कुछ और बेहद महत्वपूर्ण बातें उन्होंने ऑन कैमरा रखी हैं और सीधे सीधे पीएम मोदी को ललकार रहे हैं। इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं जिसकी कल्पना भी आम आदमी नहीं कर सकता कि इतने बड़े स्तर पर इतना बड़ा घोटाला मंदिर के पीछे हो रहा है। पूरा मामला बेहद आसान भाषा में आपको बताने जा रहा हूं। इसके साथ ही शंकराचार्य ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया है और इसमें जब शंकराचार्य से पूछा गया कि यह बताइए कि आपको मोदी सरकार से डर नहीं लगता, तो जैसा जवाब शंकराचार्य ने दिया है बीजेपी के लोग शायद उसको पचा नहीं पाएंगे, सरेआम उल्टी कर देंगे। एक और बात, पूरे देश के लिए एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है। देश में गरीब लगभग समाप्ति की तरफ है। चौंकिए मत, सरकार कह रही है कि 140 करोड़ की आबादी में 15 करोड़ के आसपास गरीब रह गए हैं। उधर कांग्रेस का कहना है कि यह मोदी सरकार का नया जुमला है। यह पूरा मसला और भी ज्यादा गंभीर है। देखिएगा किस तरीके से सरकार अपने ही आंकड़ों के जाल में फंसती हुई दिख रही है। देश भर के किसान और देश भर के ड्राइवर पहले से मोर्चा खोले हुए हैं और अब रेलवे कर्मचारी इतिहास बनाने जा रहे हैं। यह मामला और भी ज्यादा गंभीर है। यूं कह लीजिए कि 2024 से पहले एक और मोटा इंजेक्शन लगने जा रहा है। सभी मुद्दों पर बेहद आसान भाषा जरूरी होता है, इसीलिए अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। आइए सबसे पहले हिंदू महासभा के महासचिव देवेंद्र पांडे की बात सुन लेते हैं कि इतने गंभीर आरोप लगाते हुए वो कैसे मोदी सत्ता को ललकार रहे हैं। वैसे तो राम मंदिर को लेकर शुरू से ही बहुत सारे आरोप लगते आए हैं और सबसे गंभीर आरोप भ्रष्टाचार का है। कभी चंदा घोटाले का, कभी जमीन घोटाले का, कभी निर्माण घोटाले का, तो कभी प्लास्टिक का पिलर लगाने का। हिंदू महासभा के महासचिव का कहना है कि मैं जो भी आरोप लगा रहा हूं मेरे पास इसके अकाट्य सबूत हैं। यदि मैं सिद्ध नहीं कर सका तो मुझे फांसी पर चढ़ा देना। देवेंद्र पांडे का आरोप है कि मंदिर के नाम पर मोदी और इनके लोगों ने 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, चोरी की है और इन सब का सबूत मेरे पास है। उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया कि चंपत राय के माध्यम से मोदी ने 1400 करोड़ का घोटाला किया है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं और यदि इनके रगों में इनके मां बाप का सच्चा खून है तो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ता, सभी प्रचारक एक साथ जुट जाएं, मीडिया को भी बुलाएं और मेरे गले में फांसी का फंदा लटका कर मुझसे पूछें, मुझसे सबूत मांगे। मैं सारे सबूत दूंगा और यदि मैं सिद्ध नहीं कर पाया कि ये 1400 करोड़ का घोटाला हुआ है तो रस्सी खींच दें, मुझे फांसी पर लटका दें। यानी हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव यहां तक दावा कर रहे हैं कि आप मेरे गले में रस्सी डाल लीजिए, इसके बाद मुझसे सबूत लीजिए, मैं सिद्ध कर दूंगा कि 1400 करोड़ का घोटाला मोदी ने चंपत राय के माध्यम से किया है और नहीं सिद्ध कर पाया तो रस्सी खींच देना, मुझे मार देना। इन्होंने यह भी कहा है कि शुरुआत में जब हमने यह आरोप लगाया था घोटाले का तो अशोक सिंघल के ऊपर इन लोगों ने सारा का सारा आरोप डाल दिया, तब वो जिंदा थे और मुझे उनसे पत्र लिखवाया गया कि खाली 8 करोड़ रुपया ही मिला है, पैसे की कमी की वजह से मंदिर का काम रुक गया है। जबकि दूसरे ट्रस्टी ने बताया कि 20 करोड़ रुपया मिला है और तीसरे विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष थे उस समय डालमिया, उन्होंने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को पत्र लिखकर कहा था कि 500 करोड़ रुपए का चंदा आ चुका है और अभी भी चंदे की वसूली जारी है। यानी साफ साफ यहां पर आरोप है कि सैकड़ों करोड़ रुपए यानी 1400 करोड़ रुपए का घोटाला प्रधानमंत्री मोदी ने चंपत राय के माध्यम से किया है और इसका सारा सबूत देने का दावा हिंदू महासभा के देवेंद्र पांडे कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने चंपत राय को भी बुरी तरह से घसीटा है। कह रहे हैं कि जिस चंपत राय का नाम मंदिर में जमीन घोटाले के आरोप में आया हो, जिसने 2 लाख की जमीन 2 करोड़ में खरीदी हो, यह हमें जरा आसान कर दूं क्योंकि जमीन खरीदने का काम ट्रस्ट का था, तो आरोप यह लगता है कि ट्रस्ट के पास जनता का पैसा था, यानी जनता ने मंदिर बनाने के लिए जो दान किया था, जो चंदा दिया था और यह पैसा ट्रस्ट के लोगों के हाथ में था। तो जमीन खरीदनी थी 2 लाख की, यानी जिस जमीन की कीमत 2 लाख रुपए थी उस जमीन को दिखाया गया कि 2 करोड़ में खरीदा है। अब 1 करोड़ 92 लाख जमीन की खरीदी में कहां गया, किसकी जेब में गया, यह तो चंपत राय जैसे लोग ही बता सकते हैं। हालांकि देवेंद्र पांडे चंपत राय को चंपतिया कह रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति का पूरा नाम लेना अच्छा नहीं है। देवेंद्र पांडे कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को जूता मारते हुए पूरे अयोध्या से बाहर निकालकर फेंक देना चाहिए वो आदमी मोदी के साथ मिलकर देश के शंकराचार्यों को ज्ञान दे रहा है, वो भी धर्म
धर्म का ज्ञान दे रहा है और कह रहा है कि मंदिर में शंकराचार्य का कोई काम नहीं है और हिंदू धर्म के लोगों को ही बांटने का काम कर रहा है, झगड़ा लगा रहा है, बंटवारा पैदा कर रहा है। इतना ही नहीं, हिंदू महासभा के महासचिव का यह भी आरोप है कि जो कॉरिडोर बन रहा है उसमें प्लास्टिक के पिलर लगाए जा रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे मध्य प्रदेश में महाकाल कॉरिडोर में प्लास्टिक की मूर्तियां लगाई गई थी जो एक ही आंधी में टूटकर बिखर गई। वैसा ही घोटाला करने का आरोप इस कॉरिडोर में भी इन्होंने लगाया है। चंपत राय के बारे में इनका कहना है कि ये ऐसा आदमी है जिसको धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये 2 कौड़ी का आदमी मंदिर में क्यों बैठा है और वहां बैठकर ये देश के शंकराचार्यों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, धर्म का ज्ञान दे रहा है और कह रहा है कि ये मंदिर रामानंदियों का है, शंकराचार्य का कोई काम नहीं है। हालांकि इस मामले पर हमने पहले भी बात की है कि किस तरीके से पहले देश की जनता को हिंदू मुसलमान में बांटा गया, लोगों के दिमाग में नफरती विचारधारा इस कदर ठूस दी गई कि रिश्तेदारों और परिवारों तक में फूट पड़ गई। बेटा बाप के सामने अपनी राजनीतिक विचारधारा नहीं रख सकता, बीजेपी के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, चाहे लाख जूते पड़ रहे हो सत्ता की तरफ से, वो चू नहीं कर सकता। रिश्तेदार आपस में भिड़ जाते हैं। राजनीति ने इतनी नफरत भर दी कि रिश्ते कमजोर होने लगे। ये सब कुछ धर्म के नाम पर किया जा रहा था, लेकिन अब तो धर्माचार्यों को भी नहीं छोड़ा गया। साधु संतों के भीतर भी भयंकर बंटवारा भर दिया गया है, जहर के बीज बो दिए गए हैं। शंकराचार्यों के खिलाफ तमाम सरकारी तथाकथित संतों को खड़ा कर दिया गया है जो सत्ता की हां में हां मिलाते हैं, जो सत्ता की जूतियां सीधी करते हैं। उन्हें तैयार कर दिया गया है कि शंकराचार्यों के खिलाफ बोलते रहो और उन्हें यहां तक सह मिल गई है कि अब वो खुद को ही शंकराचार्य भी कहने लगे हैं। पिछले दिनों कोई राम भद्राचार्य हैं जो SC ST समुदाय के बारे में अनाप शनाप बोलते रहते हैं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि हम भी शंकराचार्य के बराबर का वादा रखते हैं। यानी कुल मिलाकर अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जब से घोषित हुआ है लगातार किसी न किसी विवाद में घिरता ही जा रहा है। हिंदू सनातन में सबसे ऊंचा स्थान रखने वाले शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल उठाते रहे और सभी शंकराचार्यों ने इस कार्यक्रम में आने से मना भी कर दिया। इन सभी शंकराचार्यों का कहना है कि चूंकि मंदिर अभी पूरा बना नहीं है इसलिए इसमें प्राण प्रतिष्ठा करना सनातन धर्म की मान्यता और सिद्धांतों के खिलाफ है। इन चारों शंकराचार्यों में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद सबसे ज्यादा मुखर रहे हैं। उन्होंने BBC से बात करते हुए कुछ नए सवाल उठाए हैं। शंकराचार्य ने कहा कि मोदी जी कहते हैं कि विकलांग मत कहो, दिव्यांग कहो, तो आज की तारीख में ये दिव्यांग मंदिर है। दिव्यांग मंदिर में सकलांग भगवान को जिनके सभी अंग हैं उन्हें कैसे प्रतिष्ठित कर सकते हैं? मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते समय धर्मनिरपेक्षता की शपथ ली थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन आयोग में यह शपथ दे रखा है कि वो एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। इसलिए जब मोदी ने इसकी सदस्यता ली यानी बीजेपी ज्वाइन किया तो यही शपथ उनके ऊपर भी लागू होता है। इसके बाद फिर उन्होंने संविधान की शपथ संसद सदस्य होने के नाते ली और फिर प्रधानमंत्री होने के नाते 3 बार वो धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले चुके हैं। इसलिए किसी धर्म कार्य में उनका सीधा अधिकार तो बनता ही नहीं है। अब सबका प्रतिनिधि होने के कारण अगर वो कहते हैं कि मुझे अधिकार है तो ये तभी हो सकता है जब वो देश में रहने वाले सब धर्मों के कार्यक्रमों में शामिल हों और प्रतिनिधित्व करें। अगर ऐसे प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं तो ठीक है, आपका स्वागत है, प्रतिनिधि के रूप में आप आइए। फिर इसके लिए कुछ हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, उनका पालन आपको करना ही पड़ेगा और साथ ही साथ अगर विवाहित है तो पत्नी के साथ बैठना पड़ेगा। पत्नी को दूर रख करके कोई भी विवाहित व्यक्ति किसी भी धर्म कार्य का अधिकारी नहीं होता। जब शंकराचार्य से पूछा गया कि क्या उन्हें इस बात से डर नहीं लगता कि आप इतनी बड़ी सरकार और इतनी बड़ी मशीनरी के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो शंकराचार्य ने कहा कि कुछ समय पहले अमित शाह ने बताया था कि 10 करोड़ लोगों ने मिस कॉल करके पार्टी की सदस्यता ज्वाइन की थी, यानी कि 10 करोड़ लोग बीजेपी के सदस्य हैं और इसके अलावा उन्हें 21 करोड़ लोगों का वोट मिलता है। लेकिन देश में 100 करोड़ हिंदू हैं। अभी भाजपा को 50 करोड़ लोगों का भी वोट नहीं मिलता, लेकिन 50 करोड़ लोग शंकराचार्य के पीछे खड़े हैं, वो हमारे साथ हैं। हम किसी से कम नहीं हैं, हम दैवीय शक्ति से बोलते हैं। देश में जितने हिंदू हैं उनमें से अधिक हिंदू इनके साथ नहीं है, यानी बीजेपी के साथ नहीं है। इनको वोट अभी कुछ करोड़ ही मिलते हैं। आपने हमको प्रोटोकॉल नहीं दिया, यानी मोदी सरकार ने शंकराचार्य को प्रोटोकॉल नहीं दिया। हमारा प्रोटोकॉल जो परंपरा से चला आ रहा था उसे छीन लिया। आप दलाई लामा को प्रोटोकॉल देते हैं जो कि हिंदू धर्म के गुरु नहीं है। आप राम जी के मंदिर में शंकराचार्य को नहीं बुलाते, आप दलाई लामा को बुलाते हैं। दलाई लामा को महत्व देते हो, शंकराचार्य को महत्व नहीं देते। लेकिन शंकराचार्य का महत्व तुम्हारे देने से नहीं घटता न बढ़ता है। शंकराचार्य का जो महत्व है वो अपनी जगह पर है और वो सनातन धर्मियों का गुरु है और गुरु रहेगा। इसके साथ ही शंकराचार्य ने यह भी कहा कि यदि शिखर और ध्वजा के बिना मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई तो वो मूर्ति तो राम की दिखाई देगी, लेकिन उसमें असुर होगा, उसमें आसुरी शक्तियां आकर बैठ जाएंगी, जिसका परिणाम विध्वंसक होगा। अभी हाल ही में नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि पिछले 9 वर्षों में 24.8 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए, यानी कि मोदी सरकार में पिछले 9 वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया। अब वो अमीर हो गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 2013-14 में 29.17% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, जो कि 2022-23 में घटकर 11.28% रह गया है। यदि इन आंकड़ों में राज्यों के
आधार पर देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। इसके बाद बिहार और मध्य प्रदेश का स्थान है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सरकार द्वारा पोषण अभियान, एनीमिया मुक्त भारत, उज्ज्वला जैसी योजनाओं के कारण इसमें सफलता मिली है। रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया गया है कि भारत 2030 से काफी पहले ही सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। अब टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक रिपोर्ट के इस दावे पर गंभीर सवाल उठाया गया है। भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी के.एल. दत्ता ने बताया कि एमपीआई अर्थात मल्टीपर्पज पॉवर्टी इंडेक्स केवल हमें उन लोगों का प्रतिशत बताता है जिनकी सरकार द्वारा प्रदान की गई या उनके द्वारा उपलब्ध कुछ सुविधाओं तक पहुंच नहीं होती है। उन्होंने कहा कि इसका उपयोग नीति निर्माता द्वारा लक्ष्य निर्धारित करने में नहीं किया जाता, न ही इसका उपयोग गरीबी को कम करने की योजना बनाने के लिए इनपुट के रूप में किया जाता है। एमपीआई गरीबी का प्रतिनिधित्व नहीं करता। सरकार एमपीआई आकलन को गरीबी अनुपात के विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है, यह ठीक नहीं है। पटना के ए.एन. सिन्हा इंस्टीट्यूट के पूर्व निदेशक अर्थशास्त्री सुनील राय ने कहा है कि सरकार अपनी 2/3 आबादी को जिंदा रखने के लिए मुफ्त में अनाज दे रही है क्योंकि वो लोग आत्मनिर्भर नहीं है। तो ऐसे में सतत विकास के लक्ष्य को कैसे हासिल किया जा सकता है? अर्थशास्त्री और कलकत्ता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति असीम बनर्जी का कहना है कि एमपीआई का उपयोग गरीबी मापने के लिए नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि यह बड़ा रहस्य है कि अगर गरीबी में इतनी प्रभावशाली कमी आई है तो फिर हाल में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत के प्रदर्शन में इस तरह की गिरावट देखने को क्यों मिली है। आपको बता दें कि हाल ही में 2 यूरोपीय एजेंसियों द्वारा जारी की गई ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत दुनिया के 125 देशों में 111वें स्थान पर है, यानी कि नीचे से 15वें स्थान पर। हालांकि सरकार ने इस रिपोर्ट को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि इसमें आंकड़ों को सही तरह से नहीं दिखाया गया है, लेकिन आज देश के प्रमुख अर्थशास्त्री सरकार पर ही आंकड़ों को सही तरीके से न दिखाने का आरोप लगा रहे हैं। इस रिपोर्ट पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुले ने भी कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं और इसे मोदी सरकार का एक नया जुमला कहा है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यानी बहुआयामी गरीबी से करीब 25 करोड़ लोगों को उबार दिया गया है। कांग्रेस का कहना है कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया गया है। इससे क्या किसी को समस्या हो सकती है? बहुत अच्छी बात है। हम सब चाहते हैं कि गरीबी कम हो जाए, हम सब चाहते हैं लोगों को रोजगार मिले, हम सब चाहते हैं लोग संपन्न हो। अगर सरकार का यह दावा मान भी लिया जाए तो इस देश में ना बेरोजगारी है, ना महंगाई है, ना भुखमरी है, लेकिन जमीनी हकीकत इस दावे से बिल्कुल अलग है। अगर गरीबों की संख्या घट गई है तो फिर कंजम्पशन कम क्यों हो रहा है, यानी लगातार उपभोग कम क्यों हो रहा है? अगर आपकी जेब में पैसा होगा तो आप उसे खर्च करते, लेकिन लगातार उपभोग कम हो रहा है। इस देश में अगर सरकार की माने तो गरीबी की दर 11.7% पर आ गई है। तो इसका मतलब हुआ कि इस देश में सिर्फ 15 करोड़ के आसपास ही गरीब रह गए। तो सरकार की क्या मजबूरी है? किस मजबूरी के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना पड़ रहा है? यह बात बड़ी सोचने वाली है कि सरकार एक तरफ मान रही है कि देश में खाली 15 करोड़ ही गरीब हैं और दूसरी तरफ खाली उत्तर प्रदेश में ही दावा किया जाता है कि 15 करोड़ के आसपास लोगों को राशन दिया जा रहा है और देश भर में 81 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। तो वो कौन से अमीर हैं जो राशन के लिए लाइन लगाते हैं, 5 किलो के लिए झोला लेकर खड़े हो जाते हैं? कांग्रेस ने आगे सवाल किया है कि नीति आयोग ने किस थर्ड पार्टी से यह आकलन कराया? क्या इसकी पुष्टि IMF ने की? क्या इसकी पुष्टि वर्ल्ड बैंक ने की? क्या इसकी पुष्टि किसी थर्ड पार्टी ने की? और अंत में सबसे बड़ी समस्या जो जुमले के साथ है कि नीति आयोग ने गरीबी नापने के जो स्थापित मानक हैं, जो स्थापित मानदंड हैं, जो क्राइटेरिया है जो दुनिया भर में इस्तेमाल होता है, उससे हटकर 12 मानकों पर गरीबी मापी है। और ये कितनी विचित्र बात है कि इसमें ज्यादातर मानक सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर आधारित हैं। सुप्रिया सुले ने कहा है कि इन्हीं आंकड़ों के आधार पर नीतियां बनेंगी, इन्हीं आंकड़ों के आधार पर योजनाओं को बनाया जाएगा, बजट तैयार होगा तथा चुनाव तक इन्हीं आंकड़ों को बताया जाएगा। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर गरीबों को सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं से वंचित किया जाएगा। अब जाहिर सी बात है, जब गरीब है ही नहीं तो गरीबों के लिए योजना क्यों चलाई जाएगी? अगर गरीब खाली 15 करोड़ बचे हैं तो योजना भी खाली 15 करोड़ लोगों के लिए ही चलाई जाएगी, फिर 81 करोड़ का क्या होगा? इस प्रकार ये गरीबों के खिलाफ सरकार की एक साजिश है, ये कहना है कांग्रेस का। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है, मोदी सरकार एक के बाद एक समस्याओं में घिरती जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां भाजपा आश्वस्त थी कि 2024 में 2 लोकसभा चुनाव में हम एक मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं, अब इसी मास्टर स्ट्रोक में सबको निपटा दिया जाएगा। जिस तरह देश में शंकराचार्य इस पर आपत्ति उठा रहे हैं, वो सरकार के हिंदुत्व की छवि को धूमिल कर रहा है। हर दिन कोई ना कोई एक नया खुलासा हो रहा है या नए आरोप लग रहे हैं। देश के किसान एमएसपी की गारंटी को लेकर बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। आपको किसान आंदोलन तो याद ही होगा। 3 कृषि कानून के विरोध में किसान महीनों तक धरने पर बैठे रहे, सैकड़ों किसानों की शहादत हुई और अंत में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने इन कानूनों को वापस लेते हुए कहा था कि शायद हमारी ही तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, हम किसानों को समझा नहीं पाए। आंदोलन को समाप्त करने के लिए किसानों से सरकार ने कुछ वादे किए थे। अब किसानों का कहना है कि वो वादे अभी भी अधूरे हैं। किसानों का यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उस समय देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखा था कि किसानों के लिए एमएसपी गारंटी दी जाए।
आज तो वो खुद ही प्रधानमंत्री हैं, तो किसानों को एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे रहे हैं? पिछले दिनों आपने देखा था हिट एंड रन कानून को लेकर देश के कुछ राज्यों में ड्राइवरों ने हड़ताल की। 2 दिन में ही सरकार को झुकना पड़ा और कहना पड़ा कि वो इस कानून को तब तक लागू नहीं करेंगे जब तक लोगों से बातचीत नहीं हो जाती। लेकिन अभी भी देश के कई हिस्सों में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल चल रही है। इस कानून को 26 जनवरी से अधिसूचित करने की खबर आई थी। ऐसे में इन ड्राइवरों का कहना है कि सरकार जब तक लिखित यह आश्वासन नहीं देती कि वो इन कानूनों को लागू नहीं करेगी, तब तक हम हड़ताल करते रहेंगे। अब सरकार का रवैया देखकर तो यही लग रहा है कि 26 जनवरी तक तो मंदिर में रहेगी, मंदिर से बाहर निकल ही नहीं पाएगी। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारी दिल्ली के रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन को लेकर एकत्रित हुए थे और कहा था यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम देश भर में बड़ा आंदोलन करेंगे। और अब रेलवे कर्मचारी भी पुरानी पेंशन को लेकर सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। 3 फरवरी को दिल्ली में पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर संयुक्त मंच के बैनर तले देश भर के कर्मचारी संगठन के नेता जुड़ेंगे और पूरे देश में बड़े आंदोलन का ऐलान किया जा सकता है। ऑल इंडिया मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि रेलवे में चक्का जाम करने का फैसला किया जा सकता है। हम लगातार पुरानी पेंशन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों को अनदेखी कर रही है। रेलवे ने आखिरी बार 50 साल पहले चक्का जाम किया था। उन्होंने कहा है कि अगर इस बार हड़ताल का ऐलान किया जाएगा तो ये 1974 से भी ज्यादा व्यापक होगा। पुरानी पेंशन हर कर्मचारी का हक है। ये कर्मचारियों के बुढ़ापे की सिक्योरिटी होती है। इसके लिए देश के लाखों कर्मचारी हर स्तर पर लड़ाई लड़ने को तैयार है। उनका कहना है कि अभी हाल में रेलवे कर्मचारियों ने गुप्त मतदान कराया था। इसमें 98% रेल कर्मचारी हड़ताल के पक्ष में थे। उधर ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील जिस प्रकार सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से न्याय की अपील कर रहे हैं, देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ से जिस प्रकार अपील कर रहे हैं, उससे तो लगने लगा है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में ईवीएम पर सर्वोच्च न्यायालय में भी कुछ बड़ी सुनवाई हो जाए। देश भर में ईवीएम को लेकर आंदोलन की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। आइए अब बात कर लेते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। ईडी ने उनको चौथा समन जारी करके हाजिर होने के लिए कहा था, लेकिन वो इस बार भी ईडी के दफ्तर नहीं जाएंगे। केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ गोवा जा रहे हैं। इस मामले को लेकर उनका कहना है कि भाजपा मुझे गिरफ्तार करवाना चाहती है ताकि मैं लोकसभा का चुनाव प्रचार नहीं कर सकूं। इससे पहले भी 3 जनवरी को पिछले साल, 2 नवंबर और 21 दिसंबर को ईडी ने इन्हें पेश होने के लिए कहा था, लेकिन तीनों बार जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। 3 जनवरी के नोटिस के बारे में उन्होंने कहा था कि राज्यसभा के चुनाव और गणतंत्र दिवस की तैयारियों के कारण वो सामने नहीं आ सकते। उनसे जो कुछ पूछना है लिखित में सूचना दे दी जाए। इससे पहले विपक्षना तथा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के कारण ईडी के सामने नहीं गए थे। उन्होंने ईडी की नोटिस को ही गैरकानूनी और राजनीति से प्रेरित बताया। उनका कहना है कि ईडी को भाजपा सरकार चला रही है। ये चारों नोटिस अवैध और अमान्य हैं। उनका कहना यह भी है कि इस मामले में 2 साल से जांच चल रही है, लेकिन कुछ मिला नहीं। लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले क्यों बुलाया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि मैं चुनाव प्रचार न कर सकूं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ईडी ने पत्र लिखकर केजरीवाल को बताया था कि वो इस मामले में आरोपी नहीं है, तो उन्हें बार बार क्यों समन भेज रहे हो? गिरफ्तार करने की कोशिश क्यों की जा रही है? भ्रष्ट नेता भाजपा से जुड़ जाते हैं तो उनके खिलाफ मामले बंद कर दिए जाते हैं। हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, हमारा नेता भाजपा में शामिल नहीं होगा। वही सवाल उठने लगा है कि बार बार केजरीवाल के हाजिर न होने से ईडी आगे क्या कर सकती है, क्या कर सकती है? इस पर जानकारों का कहना है कि ईडी उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर सकती है और उसके बाद भी पेश नहीं हुए तो गैर जमानती वारंट जारी कर सकती है। अगर केजरीवाल आगे पेश नहीं होते हैं तो जांच अधिकारी उनके आवास पर जाकर पूछताछ कर सकते हैं और सबूत होने पर या संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्हें गिरफ्तार भी कर सकते हैं। इस मामले को लेकर फरवरी 2023 से मनोज सिसोदिया और अक्टूबर 2023 से संजय सिंह जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट सिसोदिया के मामले में भी सुनवाई करते हुए यहां तक कह दिया है कि इनके खिलाफ जो भी सबूत दिए गए हैं वो कोर्ट के सामने 2 मिनट नहीं टिक पाएंगे। सबूतों को इधर उधर से जोड़ तोड़ के बनाया गया है, आपस में किसी का कोई मेल ही नहीं खाता। लेकिन इन सब के बावजूद अभी तक इन्हें जमानत नहीं मिली है। न्यायपालिका बिल्कुल